सोनू जामनगर ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों पे पोछा मारने का काम करता था। जेठ की तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, वो इसी काम से अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा करता था। साहब, शीशा और बॉनेट साफ कर दूं गाड़ी का? हाँ कर दो, वैसे भी जाम लंबा है। अभी किया साहब? एक दिन एक विदेशी कार जामनगर की ट्रैफिक पर रुकी। उसमें एक अंग्रेज बैठा हुआ था। सोनू हर बार की तरह उससे भी शीशा पोंछने के लिए पूछने गया। हेलो सर, क्या मैं आपके गाड़ी का ग्लास क्लीन कर दूं? ओके ओके श्योर, आई विल पे यू $1 फॉर इट। सोनू को समझ कम थी कि डॉलर रुपया से बड़ी करेंसी है। वो उसे 1 रुपया समझकर रख लिया और अंग्रेज की गाड़ी का शीशा साफ कर दिया। काम के बाद सोनू होटल वाले के पास जाता है और वो डॉलर देकर खाना मांगता है। भैया, इस पैसे का जो भी मिल जाए खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। ये नकली पैसा है, यहाँ नहीं चलेगा। होटल वाला डॉलर से अनजान था। भैया, ये मुझे एक बड़े से गाड़ी वाले अंग्रेज ने दिया। अरे जो भी हो, ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा। सोनू बहुत उदास हो जाता है। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। सोनू का एक दोस्त था, मनीष। मनीष भी सोनू की तरह ही गरीब आदमी था। हमेशा काम की तलाश में रहता था। कहीं काम मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अरे सोनू तो यहाँ है। भाई, खाना खाने आया था, मगर देखना क्या हो गया। सोनू अपने दोस्त मनीष को सारी बातें बताता है। भाई, आज मुझे काम मिला था, मैं भी खाने ही आया हूँ। चल, मैं हूं ना, आज दोनों भाई साथ खाएंगे। लेकिन पैसे? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा। चल। इस तरह मनीष और सोनू साथ में खाना खाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था। आज से पहले भी मनीष कई बार सोनू को भोजन करवा चुका था और कभी उससे पैसे नहीं लिया था। धन्यवाद भाई, आज तेरी वजह से मैं पेट भरकर भोजन कर पाया। अगले दिन सोनू ट्रैफिक के पास सड़क पर बैठा था। तभी वही विदेशी गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुकी। Hey boy, come here. सर, आपकी नोट नकली है, इसमें मुझे खाना नहीं मिला। Okay, no problem. Take this tiffin box. इससे क्या होगा? ये तो खाली है। ये मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया था। इसमें वो डॉलर का नोट रखकर 1 घंटे के बाद देखना, पर ध्यान रहे कि जब तुम्हें भूख लगी होगी तभी इस टिफिन को यूज करना। ठीक है। सोनू ने अंग्रेज की बात को मजाक में टालकर उस डॉलर को उसी टिफिन में डालकर उसको अपने ठिकाने पे रख दिया। एक तो नकली नोट देता है, उस पर भी गरीबी का मजाक उड़ाता है। इस खाली टिफिन से मेरा क्या हो जाएगा। बड़बड़ाते हुए सोनू सो गया। अगला दिन बेहद तंगी से गुजरा सोनू का। वो सुबह से धूप में खड़ा रहा, पर किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाई। नमस्ते सर, क्या मैं गाड़ी साफ कर दूं? अरे नहीं, चल निकल। कहां कहां से आ जाते हैं लोग, गाड़ी गंदा कर दिया। रात हो गई थी। सोनू भूखा था और आज के दिन उसने खाना खाने लायक पैसे भी नहीं कमा पाए थे। आज लग रहा है मुझे भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। रास्ते में उसे कई दुकान दिखते हैं जिनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। पैसे ना होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं खा पाता है। वाह, मकसूद चाचा की बिरयानी कितनी स्वादिष्ट नजर आ रही है। काश मेरे पास पैसे होते। मन ही मन सोचते सोचते वो अपने ठिकाने पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये बिरयानी वाली महक कहाँ से आ रही है? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि मैं भूखा हूं ना। थोड़ी देर बाद फिर अब बहुत हुआ, ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। एक तो भूखा हूं, उस पर से ये महक। चलो पता लगाता हूं कि किधर से आ रहा है ये। वो महक का पीछा करते हुए टिफिन तक जा पहुंचा।
जहां वो डॉलर टिफिन के अंदर से ऊपर आ चुका था और उस टिफिन में वही मकसूद चाचा वाली गर्मा गर्म बिरयानी महक रही थी। हे ईश्वर, वो अंग्रेज तो सही बोल रहा था। इसमें तो सच में मेरा पसंदीदा खाना आ गया है, वो भी तब जब मैं भूखा था। सोनू ने हाथ जोड़कर अपनी किस्मत और अंग्रेज को धन्यवाद दिया और खाने लग गया। आह, पेट भर गया। इतना छोटा टिफिन होने के बावजूद पेट पूरा भर गया। खाना खाकर सोनू बाहर जैसे ही टहलने गया, उसे वो विदेशी कार दिखी। सर, आपकी टिफिन में तो जादू है। वो नकली नोट डालकर रखने पर वही हुआ जो आपने कहा था। हाँ, वो मेरा परदादा का टिफिन था। उसमें कोई भी पैसा डालकर रख दो तो जब आपको सही समय में जरूरत होगी और भूखे होंगे तो आपके मनपसंद का खाना अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जादू से, क्योंकि मेरे परदादा को ये टिफिन एक परी ने दिया था। तब वो भी बहुत गरीब थे। आज पूरा खानदान हमारा धनी है। ठीक है सर, मतलब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। कदर करना उसकी, कभी भूखा नहीं सोओगे। वास्तव में इसका खाना जादुई खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे पसंद का रहता है। जिस दिन तुम अपने मेहनत की कमाई नहीं पाए, उस दिन यह टिफिन तुम्हें खाना खिलाएगी। ये डॉलर भी इसीलिए दिया हूं कि तुमसे कभी भी खर्च ना हो और हर बार जरूरत के वक्त टिफिन में डालने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हो। धन्यवाद सर, आप भी भगवान हो मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। इस तरह अब सोनू हमेशा की तरह मेहनत करता था। जिस दिन खाने का इंतजाम हो जाता, वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। जिस दिन इंतजाम नहीं होता, वो टिफिन उसके लिए जादुई खाने का इंतजाम कर देता। धीरे धीरे सोनू दोगुनी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया और उसके टिफिन के जादुई खाने की जरूरत खत्म हो गई। अब मुझे तो इस टिफिन की जरूरत नहीं है, मगर इस दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस टिफिन की सख्त जरूरत होगी। मैं उन्हीं में से किसी एक को ये टिफिन दे दूंगा। एक दिन मनीष सोनू को दिखाई देता है। मनीष से अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसे ये टिफिन दूं। उसी दिन सोनू मनीष को सारी बात समझाकर वो टिफिन दे देता है। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, याद रखना, जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो किसी जरूरतमंद को ये टिफिन दे देना। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद सोनू अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। श्याम एक गरीब परिवार से था। उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खेत का टुकड़ा था जिस पर ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। दुनिया के पास इतने खेत होते हैं और मेरे पास सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, और वो भी पहाड़ के पास, जिस वजह से उस पर ढंग से धूप भी नहीं आती और इसीलिए मेरे खेत में पैदावार भी बहुत कम होती है। वो ऐसे ही उदास होकर बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है। क्या भैया, आज खेत पर नहीं जाना है क्या? खेत पर जाकर क्या करूँगा? मेरा खेत तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो उस पर हर समय फसल होती रहे। मुझे तो इंतजार करना पड़ता है, जो बचता है उससे अपना पेट भरना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें कैसा खेत देकर गए हैं? इससे अच्छा तो खेत होता ही नहीं। कम से कम दिल को तसल्ली तो मिलती रहती कि खेत नहीं है। तुम्हारे खेत की होना ना होना एक बराबर है। शाम को उसके पड़ोसी भी इसी तरह से बोल के चले जाते थे। एक बार वो खेत पर जा रहा था, तभी उसको हरी नाम का एक पड़ोसी मिला। श्याम, कोई फायदा तो है नहीं तेरे खेत पर जाने का। इतनी फसल तो होती नहीं कि तू उसका कोई फायदा उठा सके। जैसा भी है, मेरा खेत है, तू मेरे खेत पर क्यों नजर गड़ाए रहता है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान जा और ये खेत मुझे बेच दे। मेरा खेत तेरे खेत से लगा हुआ है और मुझे अपना खेत बड़ा करना है। कहीं और लूंगा तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अगर तू अपना खेत मुझे दे देगा तो यही खेत बड़ा हो जाएगा। और मैं भी तुझसे कह चुका हूँ कि मुझे ये खेत नहीं बेचना, क्योंकि ये मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी है। अरे तुझे इस फैसले के लिए पछतावा होगा।
वो तो समय बताएगा। श्याम मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है और उसकी फसल काफी अच्छी हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। भगवान की कृपा से अब की बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो पक्का फसल से मुनाफा ही होगा। अगर इसी तरह मेरी फसल होती रही तो साल भर पेट भरने के लिए अनाज मिल जाएगा। अच्छा, तो अब की बार श्याम की फसल अच्छी हुई है, पर इसको मुनाफा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं फसल को बर्बाद कर दूंगा, इसको इतना परेशान कर दूंगा कि इसको अपना खेत छोड़ना पड़े। जब रोटी के लिए लाले पड़ जाएंगे तब मैं देखूंगा कि कब तक ये अपनी खेत को बेचने की नहीं सोचेगा। हरी श्याम के परेशान करने के नए नए तरीके निकालता है, पर श्याम हरी की सारी चालाकियों को पहचान जाता है और उनसे निकलने की कोशिश करता रहता है। अरे, ये तो इतनी ढीठ है कि ये तो हर समस्या का निदान ढूंढ लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना खेत छोड़ने के लिए नहीं मानेगा। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जो इसको अंदर से तोड़ दे। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर खेत के बराबर में खड़े पहाड़ पर पड़ती है और उसकी आंखें चमक जाती है। मिल गया उपाय। अब तो शाम को ये खेत छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हरी उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और एक औजार से उस पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। उसके पहाड़ काटने से बड़े बड़े पत्थर कटकर श्याम के खेत में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद होने लगती है। हरी रोज रात को अब ऐसा किया करता था। हे भगवान, ये पत्थर अपने आप क्यों मेरे खेत में गिर रहे हैं? आज तक इस पहाड़ से एक भी पत्थर नहीं गिरा और अब ये बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इससे पहले मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी तो कोई परेशानी नहीं थी। इस बार फसल अच्छी हुई है तो ये नई परेशानी आगे आ गई है। पर वो हार नहीं मानता और पत्थरों को उठा उठा कर साइड में रखता रहता है। एक रात शाम अपने खेतों में पानी लगाने के लिए वहीं रुक गया तो उसने देखा कि हरी पहाड़ को काटकर खेतों में पत्थर गिरा रहा है। इस हरी ने तो हद ही कर दी। ये मुझे परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ता, पर मैं भी ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने खेतों की रक्षा करना चाहूंगा। शाम उदास होकर वही पत्थरों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो हरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हरी की ऊंची पहुंच थी, उसकी वजह से वो अगर हरी को कुछ कहता तो उसको मुंह की खानी पड़ती। इस वजह से वो शांत होकर वहीं पर बैठकर एक पत्थर पर सोचते सोचते कुछ कुरेदने लगता है। अरे ये क्या? मेरे बार बार पत्थर घिसने से इसमें तो एक आकृति बन गई है। अब मेरे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना मैं इनसे मूर्तियां बनाऊं, क्योंकि पहाड़ काटना तो मेरे बस की बात है नहीं। पर अब हरी ने इतने महंगे औजारों से पहाड़ काटा है तो इसका उपयोग तो मैं कर ही सकता हूँ। शाम एक मूर्ति की कल्पना करके उन पत्थरों पर आकर बनाता है, जिसकी वजह से वो एक मूर्ति का आकार ले लेती है। इस तरह से वो पत्थरों की मूर्तियां बनाने लगता है और उसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दामों पर बाजार में बिकने लगती है। भगवान, तूने मुझे कितना अच्छा उपाय दिया। मैं तो तुझे वैसे ही कोसता रहता था। तूने हरी से ये पत्थर कटवाकर मुझे एक मूर्तिकार बना दिया। अब मैं खेतों में फसल भी उगाऊंगा और मूर्तियों को भी बनाऊंगा। मुझे अब हरी से कोई शिकायत नहीं है। श्याम अपने कार्य में सफल होता रहता है, जिस वजह से हरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पत्थर काटना बंद कर देता है। अब श्याम दोबारा से अपने खेतों में अच्छी तरह से फसल उगाता है और पहाड़ कटने की वजह से अब उसके खेतों में अच्छी धूप भी आया करती थी, जिससे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी थी। श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, पर फिर भी तुमने बड़े संयम के साथ इस समस्या का निदान किया। नहीं यार, तुमने तो मेरी मदद की है। अगर तुम ये पहाड़ नहीं काटते तो मैं एक अलग प्रयास कैसे करता और मेरे खेत में धूप कैसे आती। तुम्हारा तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया। श्याम हरी को माफ कर देता है और वो दोनों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खेती करते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। अब श्याम की खेती भी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो एक संपन्न व्यक्ति बन जाता है। गरीबी दूर होने पर उसकी एक अच्छी लड़की से शादी भी हो जाती है और वो अपना वैवाहिक जीवन हंसी खुशी जीने लगता है।
तारकपुर नाम का एक गांव में विकासराम नामक का एक आदमी अपनी बेटी सुरेखा के साथ रहता था। विकासराम के पास बहुत पैसे थे, मगर एक बार गांव में भारी बाढ़ आने की वजह से उसकी सारी जमा पूंजी बाढ़ के पानी में बह गई थी। विकासराम बहुत कम पढ़ा लिखा था, मगर वो गांव में खेती बाड़ी करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। उस बाढ़ के बाद से उसका खेत, घर सब उजड़ चुका था और ये घटना को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर विकासराम की स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई थी। वो इसलिए क्योंकि गांव में बहुत अलग अलग प्रकार के काम शुरू हो गए थे, जो कि विकासराम को समझ नहीं आती थी। उसे खेती बाड़ी ही आता था, मगर वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी सुरेखा बड़ी हो रही है, मुझे उसे अपनी तरह अनपढ़ गंवार नहीं बनाना है, मगर मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जितने पैसे सुरेखा के भविष्य के लिए बचा कर रखा था, वो सब तो बाढ़ में बह गया। विकासराम बहुत परेशान हो चुका था। सुरेखा को अपने पिताजी की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। न जाने पिताजी को ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ाने के पीछे लगे हुए हैं। मैं भी गांव में खेतों पर काम करूंगी, फिर किसी बड़े घर में शादी करूंगी। विकासराम सुरेखा को हमेशा पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझाता था। साथ ही वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग उपाय लगाना भी शुरू कर दिया था। विकासराम लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि विकासराम बड़े ही इज्जतदार घराने से आता था, उसकी ना पढ़ने की आदत की वजह से आज उसकी ये हालत हो गई थी। यही कारण था जिस वजह से वो किसी हाल में सुरेखा का भविष्य ऐसा नहीं बनाना चाहता था। गांव में इज्जतदार घराने से आने की वजह से विकासराम को बहुत हिम्मत जुटाकर ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। सुरेखा का आधा बचपन बड़ी लाड़ प्यार से बिता था। उसके दादाजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे और पूरे गांव में कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। सभी लोग दादाजी को आकर प्रणाम नमस्ते किया करते थे। सुरेखा के दिमाग में आज तक वही छवि बसी हुई थी। उसे अभी तक यही लगता था कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, इज्जत, सब कुछ उसके पास है और विकासराम अपनी बेटी के सपने को कभी तोड़ना नहीं चाहता था। काश जब पिताजी मुझे पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए कहते थे, मैं समझ जाता और पिताजी की संपत्ति को संभाल कर रखता, फिर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ाता। मगर मैंने बहुत गलत किया। सुरेखा की माँ के जाने के बाद मैंने कभी ये सब सोचा ही नहीं। इन सब बातों को सोचता हुआ विकासराम घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ मेले देखने जाना है। नहीं बेटा, पैसे ऐसी जगह बर्बाद मत करो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए। ये सब सुनकर सुरेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। सुरेखा अपने दोस्तों के घर के बाहर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने पिताजी से किताबें और पढ़ाई के लिए पैसे मांगे। अरे, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं भी पिताजी से पढ़ाई के लिए पैसे मांगती हूँ। सुरेखा घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे समझ आ गया है पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। एक सर ने मुझे ये बात समझाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं स्कूल के बाद उनके पास जाकर पढ़ाई करूं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, अब से मैं वहाँ जाकर ही पढ़ाई करूंगी। चलो अच्छा है, भले ही देरी से, मगर तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ तो आया। बताओ, महीने के कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं पिताजी, बस 500 रुपए हर महीने के और बाकी किताबें और कॉपी के लगेंगे। अभी ये 500 ले जाओ, बाकी का मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है और इधर विकासराम सोच में लग जाता है कि अब उसे और भी ज्यादा पैसा कमाना होगा। सुरेखा पढ़ाई के नाम पर झूठ बोले जा रही थी, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो खर्च भी बढ़ गए हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना ही होगा। विकासराम एक चाय की दुकान से 2 लोगों को बात करते सुनता है कि वो किसी काम करने वाले को खोज रहे हैं। ये सुनते ही विकासराम उनके पास जाता है। भाई, कौन सा काम और इसे करने के कितने पैसे मिलेंगे? भाई, पैसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं है,
ये काम बहुत खतरनाक है। किस्मत खराब है तो जान भी जा सकती है। विकास राम उस काम के बारे में पता करता है। वो एक फैक्ट्री में बिजली के तार बनाने का काम था और क्योंकि अभी उस फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे अपने औजार ठीक करवाने का, तो इसमें अभी काफी खतरा था। मगर सुरेखा के बढ़ते खर्च को देखते हुए विकास राम ने उस काम के लिए हाँ कर दिया। आए दिन विकास राम को कोई ना कोई जख्म ही हो जाता था, मगर वो उनके बारे में जिक्र नहीं करता था। एक दिन विकास राम सुरेखा को स्कूल के बाहर देख लेता है और उसे घर ले जाता है। तुम स्कूल में क्यों नहीं थी? मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में और आप मुझे पैसे भी नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? वादा करो तुम बड़ी होकर बहुत बड़ी विद्वान बनोगी। सुरेखा को अपने पिताजी की बातें समझ नहीं आती। वो वापस जी 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 कहती है और चली जाती है। सुरेखा एक दिन घर वापस आती है तो देखती है विकास राम की बहुत बुरी हालत रहती है। उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगा था, मगर फिर भी अगली ही सुबह विकास राम काम करने के लिए निकल रहा था। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, आपकी हालत खराब है। नहीं बेटा, आज तो मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, तभी तो तेरे पढ़ाई के लिए किताब और पैसे दे पाऊंगा। विकास राम चला जाता है। सुरेखा खेलने कूदने में लग जाती है, मगर जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर गांव के सभी लोगों की भीड़ देखकर डर जाती है और आगे जाती है तो देखती है उसके पिता का शव वहां रखा हुआ है। सुरेखा वहीं गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तभी वहां खड़े एक आदमी ने सुरेखा को बताया कि कितने खतरों से भरा काम करके उसके पिताजी पैसे कमा रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान भी जा सकती है, मगर सिर्फ उसकी पढ़ाई में कोई समस्या न आए इसलिए वो काम करता रहा। सुरेखा अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसे गांव वालों ने बताया कि उसके दादाजी के जाने के बाद विकास राम उसे पढ़ाने के लिए कितने जतन करके पैसे कमाता था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सुरेखा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर देती है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12वीं तक तो वो अपने पिताजी की जमा पूंजी से पढ़ाई कर लेती है, मगर उसके बाद शहर जाकर काम के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है और फिर एक दिन वो बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। पिताजी, आज आप यहाँ होते तो आप मुझ पर बहुत गर्व करते। मैंने आपके सपने को पूरा किया और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दी।